नमस्कार दोस्तों, उद्धार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अपनी हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाते थे, जो मैंने आपको किस किस के बारे में बता दिया था। प्रोपोगेशन के बारे में बता दिया, उद्यान के रेखांकन के बारे में बता दिया, फलों की संख्या कैसे निकालें और वो कितनी दूरी पर होते हैं, बगीचा कैसे लगाते हैं, वो मैंने आप पिछली वीडियो में बता दी गई। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देखें। आज हम पढ़ेंगे एडवर्स वेदर। एडवर्स यानी प्रतिकूल, वेदर यानी मौसम, अर्थात हम प्रतिकूल प्रतिकूल मौसम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, प्रतिकूल यानी अलग अलग प्रकार के जो मौसम होते हैं उसे प्रतिकूल मौसम में रखा गया है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रतिकूल मौसम होने के कारण जो हमारा बगीचा हुआ या पौधे हुए या प्लांट हुए उन पर क्या असर पड़ता है। तो आपको बताता हूँ मैं। प्रतिकूल मौसम में हम सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पाला से। अधिकतर गांव वाले बच्चे होते हैं, उनको इसके पाले के बारे में पता रहता है कि पाला है क्या। पाला एवं तुषार बोलते हैं जिसे। पाला एवं तुषार, पाला व तुषार उसे कहते हैं जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री के पास पहुंच जाए या 0 डिग्री हो जाए ना, तो जो उसमें उपस्थित नमी होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में बदल जाती है, बर्फ में। आप देखे होंगे कि जब हम दिसंबर जो जनवरी, इसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो इसके अंदर जब तापमान जो टेम्परेचर है जब 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे ना हमेशा याद रखना है, जैसे 0 डिग्री हुआ बर्फ ये जम जाएगी, वो जो जल होंगे वो सारे क्या जम जाते हैं, 0 डिग्री पर आते आते ही सब जम जाते हैं। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में जब टेम्परेचर 0 के पास पहुंच जाता है तो जो नमी होती है वो बर्फ में हो जाती है। और आपको पता है बर्फ कैसी दिखती है, वाइट कलर की। बर्फ 2 प्रकार की होती है, एक तो आपने देखा हो तो, एक तो होती है बिल्कुल आर पार दिखने वाली, और एक होती है एक तो होती है पारदर्शी और एक अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वो होती है जिसके हम उसके उल्टी साइड देख सके, सामने रख दिया तो उसके पीछे की चीजें हमें दिख सके, उसको बोलते हैं पारदर्शी। और अपारदर्शी जिसके हम पीछे की चीज नहीं देख सकते। तो अपारदर्शी में बर्फ का रंग कैसा होता है, सफेद। आपने देखा होगा शादियों में या कई फंक्शन में जब ठंडा पानी के लिए बर्फ लाई जाती है तो उसका कलर वाइट रहता है। और ये भी याद रखो, पारदर्शी बर्फ होगी ना वो शुद्ध जल होगा। शुद्ध जल कब बोलेंगे, जब उसका पीएच मान कितना होगा, 7। जैसे वो 7 पर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध जल, जो 7 पर आकर होता है। अब ये इसमें लवणी भी हो सकती है, अम्ली भी हो सकती है, मतलब इसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं। मिश्रण के कारण ये इसका कलर क्या होता है, वाइट। तो अपनी वातावरण में पहले खूब सारे मिश्रण है, इसमें वो बर्फ है ना उसका रंग वाइट हो जाता है। और दिसंबर जनवरी के ऊपर देखोगे आप कि इन पत्तियों के ऊपर जब ये बर्फ दिखेगी तो सफेद चादर हो जाएगी, चादर के रूप में छट जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाला एवं तुषार। पाला और तुषार से होता क्या है, पाला और तुषार से मैंने कल बताया था, कल वाली क्लास में, कि इससे होता क्या है। ये प्लांट है, ठीक है। अब ये तने, स्टेम, ब्रांच, ठीक है। अब इसमें रसारोहण की क्रिया हो रही है, यानी जाइलम तो खाना ले जा रहा है, फ्लोएम मतलब खनिज लवण ले जा रहा है, और फ्लोएम वो भोजन बना रहा है जो खून लेकर आ रहा है, ठीक है। जब जैसी
ये 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगी ना, तो इसके अंदर जल रहता है। आपको पता होगा प्लांट कितने परसेंट, 90% जल का बना होता है। अब 90% जल का बना होता है, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अब आप देखो, एक लिक्विड लो और एक सॉलिड लो, ठीक है। लिक्विड को आप किसी चीज में डालोगे ना तो वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं ना, ये मान लो हमारे पास ये बोतल है, ठीक है, ये हमारे पास बोतल है। अब बोतल में हम पानी डालें तो वो आसानी से डल जाएगी, आ जाएगी, इसमें भर गई। अब हम यही बोतल लें, ठीक है, और बोतल में वो जमा हुआ पानी है, वो बर्फ का रूप में, उसको डालेंगे तो नहीं आएगी, क्योंकि उसका आयतन इतना चौड़ा में अगर वो जम गई ना तो वो चौड़ा रहेगा, यानी आयतन ज्यादा घेरती है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे ही इनमें जो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाएगा, तो जो इनमें रसारोहण के लिए जो जल या खनिज लवण बह रहे हैं वो सारे जम जाएंगे, जिससे इनकी नसें क्या फट जाएगी और पौधे मृत हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है, पौधे नष्ट हो जाते हैं, शाखाएं फट जाती है इसी कारण। तो अभी इसके बचाव के लिए क्या करें, ये मुख्य बात है। कई एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि ये पाला एवं तुषार से बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो पहला है सिंचाई। अब आप देखोगे कि जो ठंड पड़ती है ना वो 4 से 5 बजे की, 3 से लेकर 5:30 या 5 बजे तक सबसे अधिक सुबह के समय सबसे ज़्यादा रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, 4-5 बजे सुबह के सिंचाई कर देनी चाहिए, हल्की सिंचाई, ठीक है। पहला मेथड ये है। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो क्रॉप होती है ना उनमें धुआं कर देनी चाहिए। धुआं में क्या होता है, ऊष्मा होती है थोड़ी हल्की, मतलब गर्म रहता है, तो जब वो बर्फ से टकराएगी तो उसको पिघला देगी, तो जिससे जो रसारोहण में जो लिक्विड था वो जमेगा नहीं और जिससे हमारी फसल बच जाएगी। तो सेकंड क्या हो गया, धुआं करके। थर्ड क्या होता है, अब थर्ड में आता है हम केमिकल ले लेते हैं। तो हम केमिकल का उपयोग करते हैं इसके अंदर। तो केमिकल में किसका प्रयोग करते हैं, गंधक का या सल्फर का। सल्फर को गंधक कहा जाता है, ठीक है। अब सल्फर की भी कितनी मात्रा लें, अब आप जरूरी नहीं हो उसको प्योर सल्फर हो, कोई सा भी कंपनी का हो, पर उसमें मात्रा दे रखी होगी कि सल्फर की इतनी मात्रा है इसके अंदर, 1 ml में इतनी आएगी और 5 ml में इतनी आएगी। तो हमको कितनी परसेंट लेनी है, 0.1, अर्थात आप ये समझ लो 0.100 ml लें। कितनी, 0.100 ml लेनी है, ठीक है। तो 0.100 ml या 0.1% किसका उपयोग करेंगे, सल्फर या गंधक का। अब कई होते हैं टाट पट्टी भी लगाते हैं, टाट पट्टी अर्थात टाट लगा देते हैं, मतलब घास है जो घास होते हैं उसको चारों तरफ से लगा के ढेरी कर देते ताकि पाला में तुषार से उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। पर देखा जाए तो वो एक छोटे क्षेत्र के लिए सही रहती है, परंतु जो बड़े क्षेत्र होती है उनमें तो ये मुख्यतः यही की जाती है 3। और आपको अगर वो पूछे चौथी पूछ ले तो आप बता सकते हो किससे, टाट पट्टी या घास से। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार से हम पाला और तुषार से बता सकते हैं। अब ये तो हो गई ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु की बात हो गई। अब हमारे कितनी ऋतु आती है, 3। तो शीत ऋतु तो हो गई, शीत ऋतु की तो बात ही कर ली अपन। अब आ जाते हैं ग्रीष्म ऋतु पे आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अब आप देखोगे कि जो मई जून का महीना होता है ना, मई जून का, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, मतलब टेम्परेचर हाई पाया जाता है इसके अंदर। अब आप बताओ, कल मैं आपको यही चीज मैंने कल ही बताई थी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी वायु में
जो तापमान अधिक होगा तो क्या आएगी। अब ये मान लो आप प्लांट के अनुसार समझाता हूँ, ठीक है, प्लांट से समझाता हूँ। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब इसको चाहिए कम से कम, आप ही मान लो 10 बाल्टी चाहिए इसको पानी की। किसमें? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में इसको कितनी बाल्टी चाहिए? सिर्फ 10 बाल्टी, क्योंकि ये पेड़ है। पेड़ के लिए बता रहा हूँ मैं एक तौर पे। अब आ जाती है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु, अर्थात मई व जून, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा है ना उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, वहां की रेत क्या होती है, जो धूप से ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। धूप से जल्दी गर्म होने के कारण जब अगर रेत ही गर्म होगी तो हवा भूमि से तो टकरा के आएगी, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ पे प्लांट की संख्या भी बहुत कम है। तो जब रेत गर्म हो जाती है तो उससे टकरा के जो वायु आती है ना, तो वो भी गर्म हो जाती है। तो ये कौन सी दिशा से आती है? ये मान लो आप है, ये हमारा मैं तो डायग्राम नहीं बनाना था। ये एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। अभी आप मुझे पता है हंसोगे। ये राजस्थान का चित्र है, मान लो मानचित्र है, ठीक है, एरिया है। अब जो ये वाला भाग है ना, ये रेगिस्तानी है, ठीक है। अब रेगिस्तानी से जब हवा आएगी, अपना जयपुर का है यहाँ पर उत्तरी पूर्व में है ना अपना, तो जब उत्तरी पश्चिमी से जब हवा चलेगी तो गर्म आएगी, तो यूं ही तो चलेगी, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु आई, इनसे टकराई, इनमें जो पानी जा रहा था, अब आपको पता है जितनी ज्यादा गर्मी लगेगी, अब आप ही देखो, आप धूप में निकलो, धूप में जाओगे ना तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी। क्यों? पसीने के तौर पे अपना पानी, एक तो पानी निकल जाता है, और अपन जल्दी जल्दी उसमें सांस भी जल्दी लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जल के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जल के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, वायु के द्वारा मिलती है, जल के द्वारा कहने का मतलब वो नहीं था। तो अब ये प्लांट क्या करेंगे, जैसे इनसे गर्म हवा टकराई ना, तो ये जो इनका पसीना होता है, इनकी भाषा में इनको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ना, वो तीव्र हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी जल उड़ने लगेगा। अब जल्दी जल्दी जल उड़ने लगेगा तो इसमें पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो ये मुरझाने लगेगा, ठीक है। अब पानी की कमी होने लगी तो मुरझाने लग जाएगा, जिससे मर जाएगा। तो हमें ये विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि अब यह हमेशा उत्तरी पश्चिमी से आती है, अपन को पता है कि उत्तरी पश्चिमी से आ रही है, तो हम इसको पहले से इसका निवारण करके क्या करेंगे, ये मान लो बगीचा लगा रखा है हमने, यहाँ पे बगीचा है, तो हम उत्तरी पश्चिमी से ना हवा के आने से पहले ही वहां पे ऐसे प्लांट उगा देंगे जो लंबे हुए और घने हुए। जब लंबे और घने होंगे, जैसे नीम, जामुन, शीशम, ये जो ऐसे प्लांट होते हैं ना, जो वायु रोधक में काम आते हैं, तो ये वायु रोधक को काम लगा देंगे ना, तो इन प्लांट पे, इन बगीचे पे तो गर्म हवा कम लगेगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। तो मेन तो यही है, हमें चारों ओर वायु रोधक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। ये इसका ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता दिया मैंने। और मई जून के महीने में जो गर्म हवा चलती है ना, उसे लू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लू किस महीने में चलती है और लू किसे कहते हैं। मई जून में जो गर्म हवा चलती है उसे ही लू कहा जाता है, ठीक है। हमारी 2 ऋतु हो गई। अब आ जाते हैं वर्षा ऋतु पे, ठीक है। वर्षा ऋतु पे, वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब ऋतु से पता चल रहा है वर्षा यानी मानसून। मानसून कब स्टार्ट होता है? जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। अर्थात जून के अपने राजस्थान में जून के अंतिम में और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये पहुंचता है हमारे यहाँ पे जयपुर में, ठीक है। तो सॉरी, तो ये कब आता है? जून टू जुलाई। अब मैं अपने जयपुर में आ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, अब हमारा प्लांट है,
ये मान लो पेड़, ठीक है, इसको चाहिए 10 बाल्टी, ठीक है। अब इसको हमने दे दी 10 बाल्टी। अब 102 दिन या 3 दिन नहीं दिए। ग्रीष्म ऋतु में तो जल्दी मतलब ये अंतराल कम रखा जाता है, शीत ऋतु में ज़्यादा रखा जाता है। तो अभी जून जुलाई का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जून जुलाई में मान लो 10 बाल्टी दे दी हम, तो अब उसके 3-4 दिन बाद क्या हो गई, बरसात हो गई, बरसात। अब बरसात के अधिक होने से एक तो जल निकास की प्रक्रिया मतलब पूरी नहीं हुई। अब इसको वर्षा ऋतु है ना, जो ऋतु में जो वर्षा गिरती उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो होती है अतिवृष्टि, अति यानी अधिक, वृष्टि यानी वर्षा, ठीक है, और एक अनावृष्टि, ठीक है। अति यानी अधिक, अना यानी कम या बहुत ही कम, ठीक है, वृष्टि यानी बरसात। अब कहीं कहीं तो क्या होता है, ज्यादा बरसात हो जाती है तो वो जो पानी की ग्रहण करने की क्षमता होती है प्लांट में वो कम रह जाती है, जिसके कारण उसमें आर्द्र ग्लैंड रोग हो जाते हैं या जड़ें गलने लग जाती है उनकी। तो इस कारण हमारे प्लांट में जब जड़ें गल जाएगी तो ये क्या ऊपर पोषक तत्व कैसे पहुंचेंगे, तो वैसे ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब अनावृष्टि, अब इसको हमने दे दी, हमारा जल की कमी है, अब हम तो वर्षा पे आधारित है भाई कि वर्षा होगी तो हमारे खेती या बगीचा होगा, तो हमने इसको दे दी 5 बाल्टी दे दी। चलो मान लो पानी की कमी है, चलो 10 बाल्टी मान लो आप, 10 बाल्टी दे दिए। लेकिन हम ये है ना अनावृष्टि में ये होता है, अनावृष्टि तभी मानी जाती है जब जो एरिया में पानी की कमी हो उसी में ये अनावृष्टि मानी जाती है, क्योंकि हमने तो वर्षा पे आधारित रहते हैं। 70 से 75% आबादी किस वो वर्षा वो खेती है जो बगीचा किस पे आधारित रहता है, वर्षा पे रहता है। अब हमने इसमें डाल दी 5 बाल्टी डाल दी, हमने सोचा कि भाई कि हमारे पहले पानी कम है और जून जुलाई में हम पौधे लगा ही रहे हैं तो बरसात हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पे पहले जून वो मानसून है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, कभी लेट भी हो जाए। अब लेट हो जाएगा तो आपको पता है अनावृष्टि, अब पौधों को तो चाहिए पानी, अब वो पानी नहीं मिलेगा तो कैसे प्रोग्रेस करेगा, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे खनिज लवण ले जाएंगे ऊपर, आप ही बताओ। क्योंकि मैंने आपको बताया 90% जल का बना होता है पेड़, जब इसमें न पानी नहीं होगी तो वो वैसे ही मर जाएंगे, उनका जर्मिनेशन नहीं होगा पहली बार। तो ये मैं आपको 3 ऋतुओं के बारे में बता दिया। अब एक चीज और बताता हूँ, एफलन के बारे में एक और बताता हूँ। एफलन, जैसे इस वर्ड से पता चल रहा है, फलन ना के बरोबर होना, ठीक है। ये मुख्यतः किसमें होती है, बड़े वृक्ष में होती है, जैसे आम हुआ, जामुन हुआ, ठीक है। तो ये एफलन है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। एफलन वह होती है जैसे प्लांट में आधे पेड़ में फ्लावर लगे आधे में नहीं लगे, आधे में फ्लावरिंग हो रही आधे में नहीं हो रही। अब वो किसके कारण होता है, कीट के कारण होते हैं, तापमान के कारण, आंधी हुई, वायु हुए, पानी की कमी हुई, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो बिगड़ गया, उसके कारण ये एफलन की समस्या आती है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, ठीक है। मैंने ज्यादा नहीं पूछूंगा, जो पढ़ाया है उसी में से पूछूंगा, ठीक है। ये अधिकतर पूछा जाता है, जो पाला होता है ना, पाला, उसके बचाव के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है, ये जो पाला होता है ना, इसका किस केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा उपचार किया जाता है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।